हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। जो भी आप कंफर्टेबल हो उसको एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। और मैं साकिब, आपका एजुकेटर, जुड़ चुका हूँ आपके साथ इंग्लिश पूरे कंप्लीट कराने के लिए। यूट्यूब में पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि कोई सब्जेक्ट बिना किसी पेड कोर्स के पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है और मैं ये काम करूँगा। बस आप मेरा सपोर्ट करिए और जितना हो सकता है इसको शेयर करिए। अभी फ़िलहाल में 15 मार्च को, जैसा कि BPSC का एग्ज़ाम है 6 to 8 का, और उसमें इंग्लिश आएगी और 6 to 8 के अलावा प्राइमरी में भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। लेकिन 9 to 11 और 9 to 12 जो है वो अभी पोस्टपोन है। तो अभी के लिए हम 15 मार्च को फोकस करते हुए कुछ टॉपिक लेके चलेंगे जो शायद एग्ज़ाम में काम आए। और पिछली बार बहुत फैक्चुअल डाटा से क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट इंग्लिश में, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैंने टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों आज जैसे आपको लिखा है प्रीपोजिशन, मैं प्रीपोजिशन आपको पढ़ाऊँगा। इसके फैक्चुअल चीज़ें जो डायरेक्ट पूछी जाती है, जो बहुत से माइनर सी बात होती है, वो मैं आपको यहाँ पढ़ाने चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रीपोजिशन क्या है। देखो, रिलेशन होता है बिटवीन टू नाउन्स के बीच में रिलेशन दिखाता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। तो सबसे पहला देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते, सबसे पहला जो प्रीपोजिशन में आता है दोस्तों, अगर हमारा कहीं भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, अच्छा प्रीपोजिशन जैसे मोस्टली सबको पता होगा, जैसे प्रीपोजिशन बहुत से जो दो नाउन को जोड़े, जैसे एंड से अगर कोई नाउन जुड़ रहा है, फोर से कोई नाउन जुड़ रहा है, इसी तरीके से जो जुड़ते हैं उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ऑन हो गया और इस तरीके एट हो गया, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो कहीं भी सबसे पहला रूल बताता हूँ मैं दोस्तों, अगर प्रीपोजिशन कहीं भी आ जाए और प्रीपोजिशन के बाद अगर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाएगा, जहाँ भी प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करा जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव केस एग्जांपल से देखिए, जैसे ऑब्जेक्टिव केस जैसे दोस्तों कि मी, ही का हिज, ही का हिम, तो कहीं भी होगा तो वहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव का केस का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे शी हैज़ कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड आई। एक सेंटेंस ये हो गया दोस्तों। दूसरा सेंटेंस, शी हैज़ कंप्लेंड, राइटिंग में मत जाइएगा दोस्तों, राइटिंग बहुत ख़राब है, अगेंस्ट राम एंड मी। अब देखिए दो सेंटेंस मैंने यहाँ लिख दिया कि वो एक लड़की है, उसने कंप्लेन किया, छड़कानी की होगी इन्होंने तो कंप्लेन कर दिया राम और आई पे, और एक लिखा राम और मी पे। तो मैंने कहा जहाँ भी प्रीपोजिशन होगा वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का। तो ये वाला जो सेंटेंस हो जाए गलत, क्योंकि आई आ रहा है, आई एंड के बाद यहाँ पर एंड क्या है, प्रीपोजिशन है, तो एंड के बाद क्या आ रहा है, आई, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है तो ये गलत हो जाएगा। सही कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद मी आ रहा है, मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक, तो आप समझेगा पहला केस क्या है कि अगर कहीं भी प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्या है, एक बता दिया मैंने प्रीपोजिशन का, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा, कहीं भी अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो हमेशा जीरेंड का यूज़ करेंगे। अब बोलेंगे जीरेंड क्या होता है, कहीं भी अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ रहा है तो वर्ब हम हमेशा जीरेंड के रूप में यूज़ करेंगे। वर्ब कहीं भी अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो उसको जीरेंड के रूप में यूज़ करेंगे। जीरेंड के रूप का मतलब जो भी वर्ब होगा उसको V1 प्लस ING लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरेंड। जीरेंड क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी के लिए जान लीजिए कहीं भी अगर प्रीपोजिशन है उसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब की ING इसमें लगेगी, उसको बोलते हैं जीरेंड। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, आई एब्सटेंड फ्रॉम स्मोक। दूसरा है आई एब्सटेंड फ्रॉम स्मोकिंग। ठीक, यहाँ पर फ्रॉम जो है, ये दोनों जगह फ्रॉम क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। इसके बाद स्मोक क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING।
तो मैंने बताया था कहीं भी अगर प्रीपोजिशन के बाद आपका वर्ब आएगा तो वो जीरेंड फॉर्म में यूज़ होगा। जीरेंड फॉर्म क्या होता है? जहाँ V1 प्लस ING जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा सेंटेंस, और ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी प्रीपोजिशन होगा वहाँ पे जीरेंड आएगा V1 प्लस ING। ठीक है, आप चलिए आगे बढ़ते। कुछ ऐसे वर्ड जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जिसके बारे में बहुत से माइनर से गलतियाँ हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ड लेते हैं जो बहुत यूज़ किया, जैसे सबसे पहली बात ऑन, प्रीपोजिशन ऑन एक होता है ओवर, और एक होता है अबाव। ठीक, तो ऑन, ओवर और अबाव ये 3 प्रीपोजिशन है जो मैं बताता हूँ। थोड़ा इसको अगर सिस्टमेटिक लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑन, अबाव, ओवर। ठीक, ये 3 प्रीपोजिशन है, ऑन, अबव, ओवर। इन तीनों का मतलब अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पर या ऊपर होता है। ठीक, तीनों का मीनिंग हिंदी में सेम है। ऑन का भी मतलब पर या ऊपर, और अबव का भी मतलब हर, ओवर का भी मतलब, लेकिन सब में तीनों में एक बारीक सा डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछ लेता है, जहाँ पर ग्रामेटिकल एरर। सबसे पहले हम ऑन को देखते हैं। ऑन वो चीज़ होती है, ऑन का मतलब कोई भी ऐसी चीज़, जैसे सपोज़ करो ये मेरे हाथ टेबल है और इसमें मैंने बुक या पेन रख दिया, तो मैंने कहा कि जो मेरा पेन है, माई पेन ऑन द टेबल, मतलब जब कोई भी दो चीज़ आपस में रखी हो और दोनों के बीच गैप ना हो, दोनों टच हो, आपस में टच हो, तो उसको बोलते हैं ऑन। जैसे कि मान लो ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर ये एक कोई सामान रखा है, लेकिन दोनों में गैप नहीं है, बिल्कुल टच के है, बिल्कुल चिपक रहा है, तो ये हमारा किस में यूज़ होगा? ऑन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, माई बुक ऑन द टेबल। ठीक है, तो देयर इज अ कैप ऑन हिज हैंड, मतलब कि जो कैप है वो उसके हाथ पर है। मतलब ऑन का सीधा सिंपल ये है मतलब दोस्तों कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो किसी चीज़ के ऊपर रखी है लेकिन दोनों में गैप नहीं है, तो उसका मतलब वहाँ पर ऑन यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर हमने बुक टेबल के ऊपर रखी है तो बिल्कुल चिपका के रखी होगी, और मेरे हाथ में अगर कैप है तो ये भी चिपका के होगा, तो ये हो गया ऑन का मतलब। अब चलो आगे बढ़ते हैं अबव के लिए। अबव क्या होता है? अबव का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? अबव का मतलब होता है जब कोई भी, मान लो कोई सामान है वो ऊपर है लेकिन टच नहीं है। ऑन में टच था, अबव में कोई भी सामान ऊपर रखा है लेकिन टच नहीं, या तो रखा है या ऊपर। जैसे फ़ैन होता है, सीलिंग फैन हमने कहा हमारे ऊपर है, तो सीलिंग फैन जब ऊपर होगा तो ये हमसे टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसी जो ऊपर तो है लेकिन हमसे टच नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अबव बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दे दूँ, तो कोई भी एग्जाम्पल आप जैसे लिख सकते हैं, जो आपके फ़ैन की, आप रूम की बात करेंगे तो दिस फैन अबव अस, मतलब जो दिस फैन अबव अस, मतलब जो फैन है हमारे ऊपर, जैसे मान लो कोई ये प्यारा सा लड़का बैठा है और ये पंखा चल रहा है, ये ज़्यादा पैर हो गए इसके, तो ये जो फ़ैन है ये इसके ऊपर है लेकिन आपस में कोई टच नहीं हो रहा है, तो इसको अबव बोलेंगे। ठीक, जैसे क्लाउड है, क्लाउड कहाँ है? हमारे ऊपर है, सर के ऊपर, अबव बोलेंगे। तो कोई ऐसी चीज़ जो ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रही हो तो उसको अबव बोलेंगे। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला हम लोग ओवर देखते हैं। ओवर में क्या होता है? ओवर भी सेम ऐसी है। ओवर में क्या होगा कि कोई सामान है और सामान ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रहा। ठीक, जैसे ऐसे देख लेते हैं, कोई सामान है ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रहा, लेकिन कोई ये सामान इसके ऊपर लेकिन वो टच नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम 2 दिशा से वो घेरा हुआ है। सपोज़ थोड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि आप जहाँ खड़े हैं, आपकी छत है, तो छत अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा ओवर बोल सकते हैं, लेकिन नहीं। छत क्या है कि छत की 4 दीवार होती है, तो हमें इसने कम 4 दिशाओं से घेर रखा। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर है या सर के ऊपर है, किसी चीज़ के भी ऊपर है, उस चीज़ ने उसे कम से कम 2 दिशा से घेर रखा हो, तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे ये नदी है, ये नदी है प्यारी सी, और ये यहाँ पे मान लीजिए एक पुल है, यहाँ से पार किया, यहाँ पुल चला गया, ये बीच में नाव है और यहाँ पर आप अपनी
माशूका के साथ अपना नदी में तैर रहा है, मतलब बोटिंग कर रहा है। अब देखिए अगर मैं बोलूँ कि जो पुल है वो रिवर के ऊपर है, तो ना आप ऑन लगा सकते हैं ना अबव लगा सकते हैं, ओवर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रिज है वो यहाँ से शुरू होकर इस दिशा में गया है और यहाँ ख़त्म हुआ, मतलब नदी को दो दिशा से घेर चुका है, घेर रखा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ऊपर है और कम से कम मिनिमम दो जगहों से घेर रखा हो, उसको अबव बोलते हैं, ओवर बोलते हैं, सॉरी। तो एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें, जैसे अगर मैं नॉर्मल अबव का एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसका देख लीजिए, जैसे एरोप्लेन या प्लेन फ्लाइंग ओवर हेड। अब देखो यहाँ सेंस समझना पड़ेगा दोस्तों। जो प्लेन था, सपोज़ यहाँ पर अगर मैं हूँ, यहाँ पर कोई बंदा है, प्लेन आया यहाँ से और यहाँ से उड़ते 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 ये चला गया, मतलब इस दिशा से लेकर इस दिशा में उड़ते हुए चला, एक दिशा से दूसरी दिशा में गया है, इसलिए हम यहाँ पर ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यही फ्लाइंग बोले कि द प्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड, अबव द क्लाउड, क्लाउड है, ये क्लाउड है और यहाँ प्लेन उड़ रहा है, तो अबव द क्लाउड होगा। क्यों? क्योंकि बादल लगातार चल रहे हैं, बादल के ऊपर ही उड़ रहा है, टच नहीं है दोनों में। लेकिन जब मैं यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और उसको पार करते हुए प्लेन जा रहा है, तो वो एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहा है। वही हाल यहाँ नदी में होगा कि नदी एक दिशा से दूसरी दिशा, कोई भी चीज़ ऐसी है जो नीचे रखी है और एक दो दिशाओं से घेर रहा है, उसके लिए अबव यूज़ करेंगे। ठीक, ऑन टच होने पर ऑन यूज़ करते हैं। अबव क्या होता है? कोई चीज़ ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रही है। ओवर क्या होता है? कोई चीज़ ऊपर है, टच नहीं हो रही, लेकिन कम से कम दो दिशा से उस चीज़ को घेरी हो, तभी हम वहाँ पर ओवर का यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। चलिए दोस्तों, अब ये कुछ प्रीपोजिशन देखते हैं। ब्लो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ। ठीक, ये कुछ प्रीपोजिशन है। इसमें क्या होता है, सेम वही है, नीचे के लिए यूज़ किया जाता है, वो ऊपर के लिए यूज़ किया जाता था। इसमें क्या होगा, आप लोग देखिए, ये है ब्लो, ये है अंडर और ये है अंडरनीथ। तो सेम यहाँ पर वही होगा। बिलो जो है, ये ब्लो, कोई वस्तु मान लो ये टेबल है, नीचे है इसके, ठीक, टच नहीं हो रही है, ब्लो। ये अच्छा, ब्लो जो होता है वो अबव का अपोजिट भी होता है, ये याद रखिएगा। जो ब्लो होता है वो अबव का अपोजिट होता है। चलिए दोस्तों, ये चार हमारे प्रीपोजिशन है। अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम अगर ब्लो के बारे में देखें, ब्लो, तो ब्लो में क्या होता है, कोई भी चीज़ नीचे है और ये ऊपर है, टच नहीं हो रहा है। ये ब्लो जो होता है अबव का अपोजिट भी बोलते हैं इसको, अबव का अपोजिट भी। जैसे अबव में क्या होता है, कोई चीज़ ऊपर हो, टच नहीं हो रही, तो अबव यूज़ करते हैं। वैसे ही अबव का अपोजिट है ब्लो, कोई चीज़ नीचे हो और टच ना हो रहा हो, तो उसके लिए हम अबव ब्लो का यूज़ करेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, तो दे आर ब्लो द पॉवर्टी लाइन। जैसे कोई भी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, तो दे आर ब्लो पॉवर्टी लाइन। तो ब्लो में क्या होगा कि कोई भी चीज़ अगर नीचे रखी है, टच नहीं हो रही, तो ब्लो, और उसका जस्ट ब्लो का ऊपर अपोजिट क्या होगा, अबव। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अंडर की जगह। अंडर और बीनीथ दोस्तों दोनों सेम होता है, ये और ये दोनों सेम है। ये काम करते हैं आपको ओवर के जैसा। जैसे कोई भी चीज़ नीचे हो और कम से कम दो दिशा से घेरा हुआ है, तो उसके अंडर या बीनीथ का यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ नीचे है और कम से कम दो दिशाओं से घेरा हुआ है, तो उसके जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दे सकते हैं, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। अंडर और बीनीथ भी यूज़ कर सकते हैं। द कैट इज स्लीपिंग बीनीथ द टेबल। तो अंडर और बीनीथ का मीनिंग वही है, नीचे। ओवर के अपोजिट कह लो, कि अब ओवर ऊपर के लिए होता है, ये नीचे के लिए होता है। इसमें भी चीज़ जो वस्तु है कम से कम दो दिशा से घेरा हुआ हो। अब आता है दोस्तों आपका अंडरनीथ। अंडरनीथ में क्या होता है कि कोई भी चीज़ होगी तो नीचे साथ में, लेकिन एक लेयर जैसा बनाएगी। जैसे कि एक लेयर जैसा बनाएगी। सपोज़ करो हमने आप शादी पार्टी में जा रहे हैं, ठंड का टाइम है, आपने शर्ट पहना और शर्ट के नीचे, शर्ट के ऊपर कोट पहना। तो जब जो शर्ट होता है और शर्ट और कोट के बीच ऐसे करके कुछ लेयर बनती है जो आस्तीन होती है, तो इस तरीके से अगर कोई लेयर बन रही है तो उसको हम अंडरनीथ यूज़ करेंगे। तो आप कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जहाँ पर कोई भी चीज़ एक दूसरे के नीचे है और वहाँ लेयर का फील हो रहा है, तो वहाँ पर हम अंडरनीथ का यूज़। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही इज़
wearing a shirt underneath coat। तो ही इज़ बियरिंग अ शर्ट अंडरनीथ कोट, मतलब उसने शर्ट के ऊपर एक कोट पहन रखा है क्या। तो ही इज़ बियरिंग अ शर्ट अंडरनीथ कोट, उसने कोट के नीचे एक शर्ट पहना है। तो एक हमेशा एक ऐसा लेयर बनेगा, या फिर कह सकते हैं ही इज़ हिडिन हर फेस, या ही इज़ हिडिन हिज फेस अंडरनीथ इज़ रियल फेस। मतलब कौन बहुत से ऐसे होते हैं देखने में कुछ और होते हैं और रियल लाइफ में कुछ और होते हैं, तो उनके लिए भी यूज़ किया जाता है कि अपने फेस के नीचे उसने एक दूसरी लेयर फेस की छुपा रखी है जो बहुत कैसे कह दो घमंडी है या बहुत दुश्मनी वाली है, जो सामने से आपका दोस्त है लेकिन उसके फेस के नीचे दूसरा फेस छुपा है, तो उसके लिए भी हम अंडरनीथ का यूज़ करते हैं। जहाँ पर लेयर जैसी बात होगी वहाँ पर हम अंडरनीथ का यूज़ करेंगे। तो ब्लो और एबो दोनों अपोजिट हो गए। ब्लो में क्या होता है, कोई चीज़ नीचे है लेकिन टच नहीं होगी। अबो में कोई चीज़ ऊपर है लेकिन टच नहीं होगी। अंडर और बीनीथ दोनों सेम होते हैं, और इसका अपोजिट होगा आपका ओवर। कोई भी चीज़ ओवर में ऊपर होगी कम से कम 2 दिशा से घेरी होगी, और अगर अंडर बीनीथ की बात करेंगे तो नीचे होगी और कम से कम 2 दिशा से घेरी होगी। वही हम अगर अंडरनीथ की बात करेंगे तो अंडरनीथ क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो नीचे 2 चीज़ों में कम से कम बीच में लेयर दिखाएगी, उसको हम अंडरनीथ का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। अराउंड, अलोंग, ठीक, ये इसका नीचे मतलब इसकी हिंदी आप देखेंगे तो वही किनारे किनारे, या फिर आप कह सकते हैं कि घूमना, मतलब मीनिंग लगभग सेम होगा, लेकिन इसका ग्रामर में क्या यूज़ है वो देखते हैं। जैसे दोस्तों कोई पार्क है, यहाँ पर कोई पार्क है, यहाँ पर कोई बंदा है और इसके साथ इसकी बंदी है। बंदी भी सही बना दे रहा हूँ कहीं आप नाराज़ हो जाए। ये पार्क के राउंड राउंड घूम रहे हैं, राउंड राउंड, मतलब कोई भी चीज़ अगर पार्क के राउंड घूम रहे, मोशन हो, विद मोशन, विद मोशन, अगर कोई भी चीज़ पार्क के राउंड घूम रही है मोशन के साथ, तो उसको वहाँ पर हम राउंड वर्ड का यूज़ करेंगे। अच्छा, बहुत सी बात है, बहुत जगह ऐसे होते हैं कि कॉलेज का ग्राउंड है, लड़के चारों तरफ बैठे हैं, तो उसके लिए हम अराउंड यूज़ करेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि गोल में बैठें तभी, अगर गोल में कोई बंदा मोशन के साथ घूम रहा है तो हम राउंड यूज़ करेंगे। और अगर जैसे सपोज़ बहुत सा पेड़ लगे हैं, मान लो ये पार्क है और ये पार्क में पेड़ लगा है, तो ये पार्क में जो पेड़ लगा है दोस्तों ये मोशन के साथ नहीं, ये मोशनलेस है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अराउंड, मोशनलेस। तो अगर कोई चीज़ मोशन के साथ हो रही है गोल गोल तो राउंड, और गोल गोल हो रहा है मोशनलेस बिना मोशन के तो अराउंड। जरूरी नहीं है पेड़ पौधे, अगर आप ग्राउंड के चारों दिशाओं में बैठे भी हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो भी अराउंड आएगा, क्योंकि वहाँ बैठे हैं, सिटिंग है, आप मोशन में नहीं है। लेकिन अगर आप चल रहे हैं तो मोशन के साथ हैं, इसलिए आप अराउंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आखिरी इसमें बच रहा है अलोंग। अच्छा, है दोनों का मतलब सेम वही, किनारे किनारे, इसमें भी किनारे किनारे चलना। सपोज़ एक रोड है, ठीक, रोड के किनारे आप चल रहे हैं, तो अगर रोड है गोलाई में दिशा में नहीं है, रोड है लंबाई में या कोई रास्ता है, उसके अगर आप किनारे किनारे मोशन के साथ चल रहे हैं, मोशन के साथ चल रहे हैं तो अलोंग लगेगा। ठीक, अच्छा, किनारे किनारे पेड़ भी होते हैं, और अगर पेड़ हैं तो भी अलोंग लगेगा, लेकिन मोशनलेस होगा ये, तो इसमें अलोंग मोशन और मोशनलेस दोनों के साथ लगता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि सेंटेंस में ग्राउंड दे रखा है या रोड दे रखा है या कोई ऐसी चीज़ दे रखी है जो लंबाई में हो, राउंड में ना हो। तो राउंड के लिए तो राउंड और अराउंड यूज़ किया जाएगा। मोशनलेस होगा तो अराउंड, मोशन में होगा तो राउंड। लेकिन अगर एक रास्ता जा रहा है तो उसके लिए हम अलोंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। श्वेता इज़ वॉकिंग राउंड द पार्क। अब देखो, राउंड द पार्क मतलब वो चल रही है, पार्क के किनारे किनारे चल रही है, इसीलिए हमने क्या लगाया, श्वेता इज़ वॉकिंग राउंड द पार्क। अब जैसे मान लो ट्री की बात आ गई, दे आर
आर ट्री अलोंग द रोड। मतलब कि पेड़ है, पेड़ पौधे रोड के किनारे किनारे लगे हैं, लेकिन मोशन के साथ नहीं है ये, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अराउंड नहीं लगा सकते क्योंकि रोड की बात हो रही है। रोड मोस्टली माना जाता है कि राउंड नहीं होता, सीधा होता है। अगर यहीं पर अगर मैं यहाँ पर पार्क कर देता या ग्राउंड बोल देता, द ग्राउंड, तो यहाँ पर अलोंग ना आके अराउंड आता, ठीक। क्यों? क्योंकि ट्री लगा भले ही ग्राउंड में है लेकिन वो मोशन लेस है, तो ये होगा मोशन, ये होगा मोशन लेस और ये होगा बोथ। ये डिपेंड करेगा कि रोड है या क्या है। रोड वगैरह होगा तो दोनों के लिए अलोंग यूज़ होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। मोशन के साथ अगर आप घूम रहे हैं गोल गोल तो राउंड, अगर आप बैठे हैं या पेड़ लगा है गोल गोल तो अराउंड, और रोड के किनारे चल रहे हैं या रोड के किनारे पेड़ लगा है तो अलोंग यूज़ होगा, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रीपोजिशन के साथ। जैसे कई बार आपने देखा होगा अप, डाउन, अपॉन, और एक होता है अप्स डाउन्स, ठीक। तो अप डाउन, अपॉन, अप्स डाउन। जैसे सपोज अब इन दोनों का क्या मतलब है, एक शब्द में बता दूं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, ये मान लेते हैं ब्रिज है, ब्रिज, इस पे कोई बंदा चढ़ रहा है, ठीक। अब मान लीजिए अप और डाउन क्या है, ये कोई ब्रिज है और इस पर कोई बंदा चढ़ रहा है ऊपर की ओर, लेकिन मोशन के साथ, जाहिर सी बात है ऊपर चढ़ेगा तो मोशन के साथ ही चढ़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अप। कहीं भी अगर आप चढ़ रहे हैं मोशन के साथ, आप लगातार चढ़ते जा रहे हैं ऊंचाई पर, तो वहाँ पर अप यूज़ करेंगे। और वैसे ही अगर आप नीचे आ रहे हैं मोशन के साथ नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर यूज़ करेंगे डाउन, ठीक। तो अगर आप मोशन के साथ ऊपर जा रहे हैं तो अप, मोशन के साथ नीचे आ रहे हैं तो डाउन। इसी तरीके से आपका ये अप्स एंड डाउन दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब है जो आपने बहुत बार सुना भी होगा। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव जो लाइफ में आते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये हो गया अप मतलब ऊपर चढ़ रहा है मोशन के साथ, वो रोशनी नहीं दिख रहा है, वो अप ऊपर चढ़ रहा है रोशनी के मोशन के साथ। अगर ऊपर चढ़ेंगे तो अप, मोशन के साथ नीचे आएंगे तो डाउन। अब दोस्तों बात करते हैं अपॉन की। अपॉन थोड़ा अटपटा सा है। अपॉन में क्या होता है कि जब कोई भी चीज़, जैसे सपोज करो ये टेबल है या कोई भी चीज़ है, कोई यहाँ पर वस्तु, मैं कह रहा हूँ डॉग है, कोई वस्तु पहले नीचे हल्की सी झुके फिर ऊपर से मूव करते हुए ऊपर बैठे, तो वहाँ पर अपॉन यूज़ करते हैं। जैसे डॉग या बिल्ली होता है, जब कहीं चढ़ना हो तो हल्का सा थोड़ा नीचे बैठता फिर कूदता है, तो ऐसे सेंस में आपको अपॉन लगाना है। जब कोई जैसे एक क्वेश्चन आ जाए उस पर लगे कि वो ऐसा फील हो रहा है कि डॉग या कैट किसी चीज़ पे चढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात वो मूविंग अवस्था में चढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर हम अपॉन यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो शायद आपको और क्लियर समझ में आएगा। अपॉन का एग्जांपल जैसे द डॉग ही ले लीजिए, द डॉग जम्प्ड अपॉन टेबल, ठीक है। तो द डॉग जम्प्ड अपॉन टेबल, तो यहाँ पर जो अपॉन क्यों यूज़ किया गया कि जो डॉग है मूविंग के साथ टेबल पर चढ़ा है, हल्का सा थोड़ा नीचे बैठा और हट से ऊपर से चढ़ गया। मतलब कोई भी चीज़ अगर मूविंग से चढ़ रही है तो उसको बोलते हैं, जंप्ड होता है तो टेबल बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपॉन। जैसे अगला देखते हैं अप्स एंड डाउन्स। तो अप दोस्तों ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अप का मतलब आप मूविंग के साथ ऊपर चढ़ रहे हैं, अप, मूविंग के साथ नीचे उतर रहे हैं डाउन। अप क्या हो गया आपका अप, अपॉन क्या हो गया जो आप हल्का सा नीचे बैठे और ऊपर चढ़े। अप्स डाउन क्या होता है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव। जैसे नॉर्मल एग्जांपल इसका दोनों का एक साथ ही यूज़ होगा हमेशा, अप्स एंड डाउन। जैसे देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स, ऐसे यूज़ होगा ये, इन आवर लाइफ। मतलब इसका मीनिंग होता उतार चढ़ाव, ठीक। तो
अप्स डाउन, देयर आर मैनी अप्स डाउन्स इन आवर लाइफ, मतलब अपने लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अप्स एंड डाउन। तो सीधी सी बात है, अप मूविंग के साथ ऊपर जाना, डाउन मूविंग के साथ नीचे आना, अपॉन कोई ऐसी चीज़ जैसे बॉल भी अगर हम फेंक रहे हैं तो मूविंग के साथ किसी टेबल पर जा रही है तो वहाँ पर होगा अपॉन, और ऐसे यहाँ पर अप्स और डाउन का यूज़ होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई भी अगर डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं वहाँ पर आपको उसको क्लियर कर दूंगा दोबारा। अगर ज़्यादा दिक्कत लगेगी, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। ज़्यादा दिक्कत लगेगी तो मैं इसको और आगे बढ़ाऊँगा। आगे बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं अगला, इनटू, इनसाइड। देखिए दोस्तों, इन कह लीजिए या अंदर कह लीजिए या भीतर कह लीजिए, ठीक, सबका सेंस जो सेम है, में अंदर भीतर सबका सेम होता है, मीनिंग है सेम है। इन, इनटू, इनसाइड। हल्का सा चेंजेस क्या है, जैसे इन क्या है, अगर कोई बोल रहा है कि मैं कहीं हूँ या मैं किसी रूम में हूँ तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहीं बैठा हूँ, आई एम इन द रूम, तो वहाँ पर जहाँ पे कोई इंसान पहले से वहाँ अवेलेबल है और वहाँ पर उसको बताना है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो वहाँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक, द स्टूडेंट इन द क्लास, हम बता रहे हैं कि हाँ स्टूडेंट पहले से वहाँ मौजूद है, मतलब स्टूडेंट कहाँ है, क्लास में है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, इनका। इनटू में क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है आपको दोस्तों। तो इनटू में क्या होता है, इनटू में आपका फेज चेंज होगा, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, वहाँ पर हम इनटू यूज़ करते हैं। जैसे कोई बंदा, हम लोग बोल रहे हैं कि मैं घर में घुसा, तो आई एम एंटरिंग द रूम, या फिर एंटरिंग द हाउस कह सकते हैं, तो आई एम इनटू द रूम या इनटू द हाउस। क्योंकि जब मैं अलग फेज से आया हूँ, मैं बाहर घूम रहा था, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग था, जब मैं घर में गया तो वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है। जब एक अलग एटमॉस्फेयर से एक दूसरे एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ के लिए इनटू यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं नदी में कूदा, तो कूदने की, नदी में कूदे, आई एम जम्प्ड इनटू द रिवर, वहाँ इन रिवर नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले ज़मीन पे था, उसके बाद मैं नदी में कूदा। तो जब हमारा फेज चेंज होता है तो किसी चीज़ में कूदने के लिए, जाने के लिए इनटू का यूज़ करते हैं। एक और दोस्तों, जैसे मान लो आप घर में हैं, तो अगर मैं नॉर्मल पूछूंगा तो आप बोलेंगे आई एम इन द हाउस, लेकिन अगर सपोज़ करो आप, एक ये रूम है और एक ये रूम है, आप इस रूम से इस रूम में जा रहे हैं, तो आप अंदर ही रूम में हैं और अंदर रूम के दूसरे रूम में जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप इनटू का यूज़ करेंगे। मतलब वहाँ भी फेस चेंज हुआ, एक रूम का हल्का सा एटमॉस्फेयर अलग था, एक का अलग था। सपोज़ मैंने कहा कि द फ्रॉग जम्प इनटू द कैव, मतलब जो मेढक था वो कहाँ कूदा, कुएं में था। जब मेढक ज़मीन पे था वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग था, जब वो कुएं में गया तो वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग था। तो एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, जब आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो तो वहाँ पर आप इनटू का यूज़ कर सकते हैं। बस आप द फ्रॉग या फेल कह लीजिए, गिर गया या कूद गया, फेल इनटू, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, ठीक। तो यहाँ क्या आ रहा है, इनटू, मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रही है, जहाँ पर फेज़ चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर बदल रहा है, तो वहाँ पर आप इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक। और पहले से वहाँ नॉर्मल बात करेंगे तो वहाँ इन का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ इनसाइड का यूज़ कहाँ पर होता है। में आगे इन का मतलब अंदर है, और इन और इनसाइड ये दोनों सेम है, ठीक। जैसे मैं कह सकता हूँ राहुल इन द हॉल या राहुल इनसाइड द हॉल, ठीक। हॉल के समझ में आ गया। इन का मतलब अंदर और इनसाइड का मतलब भी अंदर होता है। इनटू में हल्का सा चेंज यही है कि फेज़ चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, जहाँ पे फेज़ या एटमॉस्फेयर चेंज होगा वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ इन और इनसाइड का दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन और इनटू का कुछ और भी यूज़ है। इनटू का तो जितना यूज़ है बता दें, इन में थोड़ा अलग आपको यूज़ दिखने को मिलेगा। अच्छा, इन जो है इनका और तरीके से भी यूज़, जैसे मैं बताता हूँ इनका, इन और आफ्टर, इन और आफ्टर। अच्छा, देखने में आपको लग रहा है तो बिल्कुल अलग है, लेकिन इन दोनों का यूज़ बहुत बारीकी से एक अलग सेंस में यूज़ किया जाता है, तो उसको मैं आप बताने जा रहा हूँ। इनका देखो, इन तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी इनका बताया था कि आप के अंदर के लिए यूज़ कर सकते, लेकिन इसका दोनों का यूज़ हम एक टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है के बाद।
देखिए, तो इनका मतलब इनका भी यूज़ हम के बाद के लिए कर सकते हैं और आफ्टर का यूज़ भी के बाद के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखना ये कि इन कहाँ यूज़ होगा और आफ्टर कहाँ यूज़ होगा। जैसे अब मैं पहले इनको लेता हूँ, ठीक, जैसे इन है, इन, ठीक है। इन प्लेस में मैंने अभी बता दिया आपको, एक प्लेस में यूज़ होता है और एक टाइम में यूज़ होता है। तो प्लेस में तो मैंने आपको बता दिया, प्लेस में के अंदर के, लेकिन टाइम में यूज़ होगा के बाद, ठीक, टाइम में के बाद यूज़ होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ एग्जांपल हैं जो मैं आपको लिखता हूँ, उसके बाद आप देखिए बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ सेंटेंस पीछे लिखे हैं, आप इससे थोड़ा इजी समझ सकते हैं। मैं थोड़ा हटता हूँ, आप लोग देखिएगा। देखिए कुछ सेंटेंस है, शी विल कम इन अ मंथ। यहाँ पर आप इस पर गौर करिएगा, जहाँ जहाँ इन लिखा है, इन, आफ्टर, 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 ठीक है। अब देखिए शी विल कम इन अ मंथ, शी विल कम इन अ मंथ। मैंने बोला था कि इनका मतलब था के बाद, तो एक महीने के बाद आएगा। ये सेंटेंस आपका सही है, ठीक, एक महीने के बाद आएगा। शी विल कम, अच्छा आफ्टर और इन दोनों का मतलब वही है के बाद, लेकिन कहाँ यूज़ करना है इन सारे एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पहला सेंटेंस है शी विल कम इन अ मंथ, ठीक, ये सही है। देखो फ्यूचर में यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर विल लगा है, तो यहाँ पर आपका ये फ्यूचर में यूज़ हो रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या है कि शी केम इन अ मंथ, शी केम इन अ मंथ, क्यों, ये पास्ट में सेकेंड फॉर्म है V2 की सेकेंड फॉर्म में। तो जब भी पास्ट टेंस में अगर बात करेंगे तो पास्ट टेंस में इन का यूज़ नहीं करते हैं, पास्ट टेंस में फ्यूचर का, आफ्टर का यूज़ करते हैं। बस आपको यही पॉइंट पकड़ना है कि इन और आफ्टर का मतलब है दोनों का मतलब के बाद, लेकिन कहाँ पर आप इन यूज़ करेंगे और कहाँ पर आफ्टर यूज़ करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस में था शी विल कम इन अ मंथ, तो ये सही है क्योंकि ये इन का यूज़ हम फ्यूचर में करते हैं, और शी केम इन अ मंथ ये गलत है। अब अगला सेंटेंस देखिए, शी केम आफ्टर अ मंथ, ठीक, शी केम आफ्टर अ मंथ। अब ये बताइए सेंटेंस में शी केम आफ्टर अ मंथ, देखिए शी केम इन अ मंथ ये गलत हो गया, शी केम आफ्टर अ मंथ ये सही है। मैंने अभी बताया आपको कि आफ्टर पास्ट में यूज़ करते हैं और फ्यूचर में किसका यूज़ करते हैं, इनका। अब अगला सेंटेंस, शी विल कम आफ्टर मंडे, क्या ये सेंटेंस सही होगा, गलत, फ्यूचर में है, लेकिन ये सेंटेंस क्या होगा, सही। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने अभी बताया आपको कि इन का यूज़ फ्यूचर में करते हैं और आफ्टर का यूज पास्ट में करते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में बात हो रही है और वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, जब सब मतलब मंडे टाइम 8 PM 7 PM 9 PM, मतलब फ्यूचर का एक टाइम डेनोट कर रखा है, वो बता रखा है निश्चित टाइम, तो वहाँ पर हम आफ्टर का यूज़ करेंगे, ठीक। और शी विल कम आफ्टर अ मंथ, ये गलत हो गया, उसने मंथ बोल दिया, कौन सा महीना क्या, ये गलत नहीं बता, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इनका, ठीक। शी विल कम आफ्टर 8 PM, ये सही है, ठीक। अब देखिए बहुत ध्यान समझिएगा सेंटेंस को देख के कि जहाँ पर फ्यूचर टेंस हो सॉरी, जहाँ पर फ्यूचर टेंस हो, ठीक, और वहाँ पर इन अ मंथ फ्यूचर टेंस हो, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही है, तो बस वहाँ पर हम इन लगाएंगे। बाकी पास्ट टेंस में आफ्टर लगता है, और फ्यूचर में जहाँ पर फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, जैसे कि मंडे 8 PM 9 PM 7 PM, ये सारी बातें बताई गई हों, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम आफ्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तो बस ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं, इन के बाद यूज़ होता है, आफ्टर भी के बाद ही होता है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है। आप लोग एक बार और एग्जांपल पर नज़र मारिए, आपको समझ में आएगा। जहाँ पर विल लगा है लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ये पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब टाइम फिक्स नहीं है, तो वहाँ पर इन आएगा। और फ्यूचर पास्ट में तो आपका इन आता ही नहीं है, आफ्टर ही आता है, लेकिन फ्यूचर में अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है मंडे और 8 PM, तो यहाँ पर आफ्टर लगाएंगे, ठीक है। मैं आई होप कि आपको वीडियो बहुत समझ में आई होगी दोस्तों। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, हो सकता है ओवरडोज हो जाए, कल फिर मैं आगे की प्रीपोजिशन जो बचे कुछ प्रीपोजिशन वो सारा मैं आपको कवर कर दूंगा। एग्जाम से पहले जो चुनिंदा टॉपिक हैं मैं कोशिश करूँगा उसको सारा ख़त्म करने की। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को जितना हो सके
शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको समझ पसंद आई नहीं आई मेरी वीडियो, कैसा लगा आपको देखने में। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और जितना हो सके इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। आने वाले टाइम में पूरी की पूरी इंग्लिश आपको यहीं पढ़ाई जाएगी, पूरा स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ कई बुकों से प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस पूरा हो, सिलेबस भी पूरा होगा, कई बुक से प्रैक्टिस भी होगी। आप कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, फिर मिलते हैं कल।